Hello, good evening everyone. Welcome back to your physics concept class. Today we are going to discuss a new topic which is an application of the Gauss theorem. The topic name is the electric field due to a non-conducting solid sphere. But before starting the topic, let me remind you one thing. I told you that this is the subject of continuity. So you have to maintain your continuity. That is, you have to watch continuing classes to understand better. So before 3 classes, we start the topic Gauss theorem and its application. So we have already discussed 3 applications of Gauss theorem. That was the Coulomb's law by the Gauss theorem, the electric field due to the line charge or the linear charge distribution, the electric field due to a hollow spherical cell which is uniformly charged. But today's topic is the 4th one, and this topic is the electric field due to a non-conducting solid sphere. So let's have a small chat about the concept of this derivation. So have a look on a board. सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन कंडक्टिंग की बात क्यों हो रही है. तो नॉन कंडक्टिंग की बात इसलिए हो रही है कि इन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन वी हैव टू यूज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस. तो कंडक्टर अगर स्फेरिकल स्फीयर हम एज्यूम करेंगे तो उसका सारा चार्ज जो भी हम देंगे वो कहा जाएगा उसके सरफेस पे. और हमें इसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है. तो हमने स्फीयर कौन सा लिया है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. दिस इज द रीजन टू टेक द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो सिंपली गॉस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे. तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. लेट वी हैव दिस. ये हमने सपोज कर लिया दिस इज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और ये नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है. और जिसको हम कोई भी चार्ज अगर दे रहे हैं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? थ्रू आउट इट्स होल वॉल्यूम. इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिवाइड हो रहा है. सो हम इसमें कहीं से भी कोई वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट एज्यूम कर सकते हैं. लाइक हमने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया तो इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है सिर्फ 2 साइन आ रहे हैं, इतना चार्ज है. ऐसे ही हम इससे बड़ा ले सकते हैं. ये ले रहे हैं तो इसमें 3 फिक्स चार्ज आ रहा है, पूरा ले रहे हैं तो टोटल चार्ज आएगा ही आएगा. तो इट मीन्स इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम में है. और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सिचुएशन में हमें फाइंड आउट करना है. पहला, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर कहीं होगा. दूसरा, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके सरफेस पे कहीं होगा. और तीसरा, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड होगा, मतलब अंदर कहीं पे होगा. तो 3 सिचुएशन में फाइंड आउट करेंगे. तो हमें क्या सपोज करना है? लेट मी कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r with the volume charge density rho and its radius is capital R. तो क्या यूज करेंगे? टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r. ये भी हमने सपोज की है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो. ये भी हमने सपोज की है. चार्ज गिवन एफ क्यू, ये भी हमने सपोज किया है. तो रेडियस आ रहा है तो क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. देयरफॉर द रो मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम. ये होगा ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल चार्ज कितना है? Q. और वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? 4/3 पाई r. अब हम इसमें 3 सिचुएशन फाइंड करेंगे. क्या करना है हमें? वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन
conducting solid sphere at a point कौन कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट, आउटसाइड द स्पेयर, जो कि स्पेयर के बाहर है। अभी कंडीशन हम करते हैं, क्या कंडीशन होगी? स्पेयर इज दिस और ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दिस इज द रेडियस कैपिटल आर, और पॉइंट हमने यहाँ लिया है। तो हमें क्या करना होगा? किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए पहले में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, जिससे कि चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। और वो सरफेस कैसा हो? जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सरफेस पे हो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? बस ये हमने एक इमेजनरी स्पेयर इसके अराउंड ड्रॉ कर लिया। इस पर टोटल चार्ज कितना है? यहाँ पे है Q। और फिर हम क्या करेंगे? क्या करते हैं? पॉइंट के अराउंड एक एलिमेंट एरिया लेते हैं, ये दिस एरिया। इसको क्या नोटिस करेंगे? ds इज द एरिया, और इसका एरिया वेक्टर आपको पता है नॉर्मली होगा। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। और फिर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो इनवर्ड, बट होगा अलोंग द लाइन नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, और पूरे सरफेस पर अप्लाई। तो हमें क्या करना होगा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए? एक तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, वो फ्लक्स प्रोवाइड कर देगा थ्रू दिस स्पेयर। और दूसरा क्या करते हैं? गॉस थ्योरम, द नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें गॉस थ्योरम अगर हमें अप्लाई करनी है तो इसको हमने क्या ड्रॉ किया है? गॉसियन सरफेस, दैट इज गॉसियन स्पेयर, ये जो हमने ड्रॉ किया है। तो हमें क्या करना है? आउटसाइड द स्पेयर अगर ये पॉइंट है तो एक कंडीशन क्या होगी? द स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। जो डिस्टेंस है दिस इज द सेंटर एंड दिस डिस्टेंस इज आर। यहाँ से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? आर। ये सिचुएशन होगी। तो हमें क्या करना है? सीधे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। फॉर दिस we have to draw a Gaussian sphere of radius r such that the point PV at its surface, then by the Gauss theorem। Gauss theorem अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दिस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो है ना गॉस थ्योरम। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। इसको सॉल्व करते हैं। We can see in the figure the electric field is radially outward and the area vector of this element is radially outward. So for this flux associated with this element is E and ds is along the same direction, and for the whole sphere is also, क्योंकि हमें पता है स्पेयर के हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ ही होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम इसको ओपन करते हैं। दिस इज E ds cos 0 दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? cos 0 is 1, E is taken outside because it is uniform, integration over the surface ds is equals to Q upon epsilon naught, that is E, और integration of this element over the whole surface। तो किसी भी स्फीयर के पूरा सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और इस वाले स्फीयर जो गॉसियन स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है? r, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इक्वल्स टू, by adjusting we have 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square।
एक फॉर्मूला तो हो गया ये, ठीक है। इसी को अगर हम चाहते हैं डेंसिटी के फॉर्म में, तो सबसे पहला रिजल्ट तो हमारे पास में ये है, देयरफॉर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और अगर हम इसी को नोटिस करें इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, then E equals to 1/4 pi epsilon naught Q is replaced by from here क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो Q की वैल्यू क्या होगी 4/3 pi r cube rho, क्या पुट कर देते हैं एट द प्लेस ऑफ Q 4/3 pi r cube rho upon r square, this 4 pi is cancelled here, the remaining formula is E equals to rho r cube upon 3 epsilon naught r square. This is the formula in terms of the volume charge density when the point is taken outside. तो outside point के लिए तो ये हो गया। अब next condition हम ड्रॉ करेंगे when the point lie on the surface। तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। अब इसको मैं रख कर रहा हूँ सेकंड कंडीशन में। अब आपको पॉइंट का सपोज करना है, सेकंड पोजीशन एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर का मीनिंग क्या हुआ, r इज इक्वल्स टू r। जब हम इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को इस स्फीयर के यहाँ पे ले लेंगे, दिस पॉइंट, तो रेडियस r है और यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस तो पूरा का पूरा वही फॉलो करना है। जो एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आता था वो एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज होना नहीं। तो इस सिचुएशन में E is equals to 1/4 pi epsilon naught the Q divided by the small r is replaced by the capital R। सेम फॉर्मूला वही आएगा, बस स्मॉल r को कैपिटल R में चेंज करना है। और डेंसिटी के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q is replaced by again 4/3 pi r cube rho divided by r square. This r square is cancelled by this r cube, r is remaining, 4 pi is also cancelled, but finally E is equals to rho r upon 3 epsilon naught। तो rho r upon 3 epsilon naught। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आई है वो कितनी, rho r upon 3 epsilon naught। This is the formula, 4 pi is cancelled, epsilon naught is remaining in denominator and rho is remaining in denominator। So this is the formula. Now we are going to discuss the third condition, which is very important for this derivation. So इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। At a point, third position is inside the sphere, that is small r is less than capital R। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है। इस सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, तो मैं ये डायग्राम फिर से बना देता हूँ। और इस बार मेन स्पेयर को लार्ज अज्यूम कर लेते हैं ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो जो एक्चुअल स्पेयर है वो हम सपोज कर लेते हैं ये था, इस तरीके से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। सेंटर ये है ओ। अब ये वो मेन वाला वही स्पेयर है जो पहले छोटा बना हुआ था, स्पेयर वही है, बस डायग्राम चेंज किया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और ये रेडियस जो है ये, तो फिर बात यहाँ तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आउटसाइड भी और ये भी। अब अगर हम इनसाइड लेते हैं, सपोज द पॉइंट इज देयर, यहाँ कहीं पे P, तो हमें क्या करना होगा, फिर से एक स्पेयर ड्रॉ करना होगा, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर विद O, जिसका सेंटर सेम हो बट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ आ जाए, इसके सरफेस पे।
और ये डिस्टेंस अब कितनी होगी, स्मॉल आर, और ये एरिया एलिमेंट, यही इसका एरिया वेक्टर, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सेम हो गया इनसाइड की सिचुएशन में। तो इनसाइड में हमें चार्ज भी सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने वाले गाउसियन स्फीयर थे, ये जो है क्या है, गाउसियन स्फीयर। गाउसियन स्फीयर फॉर इनसाइड पॉइंट, जब पॉइंट को हमने इनसाइड लिया है उसके लिए गाउसियन स्फीयर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है ये जो चार्जेस हैं इसके तो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट था, अब तो ये स्फीयर में आया नहीं, अब तो ये सिर्फ ये बन जाए, तो चार्ज का अमाउंट कम हो गया होगा, टोटल चार्ज इस पे क्यू था, लेकिन इसके अंदर में सपोज कर लेते हैं वो क्यू डैश कर लेते हैं, ठीक है, ये स्मॉल क्यू कर लेते हैं ओनली, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो लेट क्यू विद द चार्ज enclosed by the Gaussian sphere, then क्या होना चाहिए, डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है पूरे चार्ज और पूरे वॉल्यूम के लिए लें, और या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए लें, तो क्या होगा, दिस इज q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू एंड आल्सो इक्वल्स टू q ऑन द स्मॉल 4/3 पाई स्मॉल आर। यहाँ से अगर हम Q और कैपिटल Q में रिलेशन निकालते हैं तो वो ये आएगा, Q इज, जब हम यूज करेंगे तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आएगा कैपिटल Q आर क्यू अपॉन आर क्यू, दिस वैल्यू, ये वैल्यू आएगी ना, क्योंकि इसको हम पुट करेंगे और अगेन फिर वही यूज करेंगे बाई गॉस थ्योरम। The electric flux through the Gaussian sphere if, अभी क्या होगा, दस कितना होगा, over the whole Gaussian surface E dot ds equals to now charge enclosed is this and epsilon। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, एंगल इज अगेन जीरो बिकॉज थीटा इज जीरो, देन दिस इज E ds equals to q अपॉन epsilon नॉट, ए यूनिफॉर्म इसका आउटसाइड ले लेते हैं, ds q अपॉन epsilon नॉट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, E एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना होगा, इस स्क्वायर का एरिया स्मॉल बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑन सॉल्विंग वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। व्हेन द Q इज रिप्लेस्ड बाय, अब हम Q को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किसमें रिप्लेस करेंगे, इस टर्म के अकॉर्डिंग क्यू आर क्यू यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज क्यू इक्वल्स टू क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन आर क्यू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर क्यू, दिस आर स्क्वायर बाय कैंसिल, आर इज रिमेनिंग, the formula is 1/4 pi epsilon naught q r upon r cube, this is the final formula। तो अब क्या करना है आपको, फिर से इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करना है यहाँ तक, और इसके हम और भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो ये है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R Q R। So you can see here, therefore E is directly proportional to R। आउटसाइड वाली सिचुएशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से, सरफेस वाली सिचुएशन में भी, और इनसाइड पोजीशन में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है। तो यहाँ तक आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें,
क्यू को रिप्लेस कर दीजिए डेंसिटी के फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी आ जाएगा। इसको आप स्क्रीन कॉस्ट करके नोट डाउन कर लेंगे। मैं बताता हूँ फाइनल फॉर्म क्या आएगी डेंसिटी के फॉर्म में। देखिए डेंसिटी के फॉर्म में आएगी E is equals to 1/4 pi epsilon naught and Q is replaced by 4/3 pi r cube rho divided by r cube and r. So this r cube and this r cube is cancelled. 4 pi is also cancelled. The formula is rho r upon 3 epsilon naught. This is the formula in terms of the density. और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं इन बिटवीन द ई एंड आर। देखते हैं वो कैसा होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है ग्राफ शो करने के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फाइनल रिजल्ट इज दिस। सो इसको मैं रख करता हूँ और ग्राफ ई एंड आर, इसको जब आप शो करेंगे तो यार देखिए कैसा दिस ई एंड हेयर आर, ई और आर को जब आप प्लॉट करेंगे तो जब तक आप ये डिस्टेंस आपकी ये जो कैपिटल आर होगी ओरिजिन से लेके यहाँ तक, तब तक इस सिचुएशन में क्या होगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब तक सेंटर से लेके सरफेस तक हम मूव करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और जैसे ही हम सेंटर से आगे बढ़ेंगे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हियर द ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज द शेप। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं स्फीयर का तो ये सेंटर से लेके जब आप चलेंगे तो ये सेंटर पे आना चाहिए पूरा इस स्फीयर पे। तो फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फीयर टू द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड increases with the distance of observation point, and after the surface it decreases with the distance of observation point. This is the conclusion. So you can write this result, and this is the end of today's class. In our next class we will discuss the next topic. Till then, enjoy the journey of physics and connect with the physics. Bye.